अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अरशद शरीफ केस एक्सप्लेन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन कीनिया सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल की वीडियो है सर, और बहुत ही अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही जो है घटना हुई है पूरी, मैं कहता हूँ दहला देने वाली है तमाम जो साफी हैं, जो ईमानदार हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी एक तरह का खौफ पैदा करने वाली बात है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? इतवार की रात को 3 से 4 बजे के दरमियान एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई कि अरशद शरीफ जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनको असैसिनेट कर दिया गया, और किया भी कहाँ गया, कीनिया में, जो कि एक अफ्रीकन मुल्क है। और इस पर एक शॉक वेव पाकिस्तान के पूरे मुआशरे के अंदर फैल गई कि इतना प्रोमिनेंट सहाफ़ी इतनी आसानी से उसको मार दिया गया। और एक और बात भी पूछी गई कि वो कीनिया में कर क्या रहे थे। इसके बाद काफ़ी अकाउंट्स, काफ़ी स्टोरीज सामने आई, और मैंने कल अपने शो के लिए कीनिया के एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू भी किया, उनसे बात की डिटेल में। इसके अलावा काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, इस्लामाबाद के 2-3 सहाफ़ी हैं, उनसे बात की जिनके पास डिटेल्ड स्टोरीज होती हैं, और उसके बाद ये वीडियो करने का फैसला किया ताकि क्लैरिटी से बात हो, कहानी ना सुनाई जाए। और इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया हो जाएगा कि हुआ क्या है, किया किसने है, वो कंक्लूड करना फिर आपका काम होगा, क्योंकि फाइनल जजमेंट देना मुनासिब नहीं होता इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले। तो पहला सवाल यह कि अरशद शरीफ कीनिया में कर क्या रहे थे। हुआ इस तरह से कि अरशद शरीफ साहब जब से ये हुकूमत आई है तो बड़ा हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पीडीएम की हुकूमत कायम हुई है इसको भी, और कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को निकाला गया है और नाजायज तरीके से। तो उनका पॉलिटिकल ओपिनियन था और उसकी बेसिस पे बैकलैश आया उनके अगेंस्ट, और इस्लामाबाद में उनको बताया गया कि आपके पास आधा घंटा है, यहां से चले जाएं, अदरवाइज आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो प्लान अरेस्ट करने का था, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको असैसिनेट करवा देना था शायद। तो ही वॉज फीलिंग द थ्रेट, और वो थ्रेट फील करते हुए वो रात के अंधेरे में पेशावर गए, जो कि उनका राइट है। और क्योंकि अगर उन्होंने फेस नहीं करना लॉ को, वो उनकी मर्जी है, और ये बाकी तमाम पॉलिटिशियन भी करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब बाहर बैठे हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, और बड़े लीडरान बाहर चले जाते हैं। तो अरशद साहब ने भी कहा कि मुझे यहां से एस्केप करना बेहतर है। तो पेशावर एयरपोर्ट वो पहुंचे, वहां से वो लंदन पहुंच गए बाद में कुछ दिनों बाद, और फिर वो दुबई आ गए। तो बड़ा ऑब्वियस है कि दुबई के अंदर स्टे को लंबा करना कोई मुश्किल नहीं होता, आप वीजा एक्सटेंड करवाते हैं, वो आसानी से हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि अरशद साहब दुबई में इतना अरसा क्यों नहीं रहे, दो ही कुड हैव लिव्ड देयर इजीली। तो बात इस तरह से है कि अरशद शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर था कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको एक्स्ट्राडाइट करवा लेगी, वहां से गिरफ्तार करके वापस ले आएगी। और ये बात मैं नहीं कर रहा इससे पहले कि आप मुझे अक्यूज कर दें कि ये तुमने क्या छोड़ दी है लंबी। ये बात अरशद शरीफ साहब के अपने वकील शुएब रजाक साहब ने की है, और ये आप देख सकते हैं उनका बयान। उन्होंने कहा जी यूएई गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि जी आप इस बंदे को यहाँ से निकालें और वापस एक्स्ट्राडाइट करें पाकिस्तान में। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब आप इसको मुल्क बदर करें और इसको वापस पाकिस्तान भेजें। तो उस वक्त उनको ये चॉइस दी गई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपने पाकिस्तान वापस नहीं जाना तो आप यूएई छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं। और उनका कहना यही था कि अरशद साहब ने यह थ्रेट महसूस किया कि मुझे यहां से एक्स्ट्राडिशन के थ्रू वापस ले जाया जाएगा गिरफ्तार करने के लिए। और इसी के लिए जो दुबई की यूएई की जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को तो अरशद साहब को हवाले नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपके पास 48 घंटे हैं, आप दुबई छोड़ के चले जाएं, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ सहाफियों के मुताबिक 2-3 शख्सियात, बड़ी ताकतवर शख्सियात से मुलाकात भी हुई अरशद साहब की वहां पे, जिनसे मुज़ाकरात किए गए कि अरशद साहब ने कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यानी कि अरशद साहब कन्विंस नहीं कर पाए पाकिस्तान वापसी पर उन शख्सियात को, इसीलिए उनको वहां से जाना पड़ा। तो इस प्रेशर में अब उनके पास 48 घंटे थे कि उन्होंने यहां से कहां जाना है। तो उसके लिए यूके का वीजा उन्होंने लेने की दोबारा दरखास्त की, लेकिन उनको वीजा नहीं मिला, जो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि अगर ब्रिटिश अथॉरिटीज को मालूम था कि ही इज अ वांटेड मैन, और साथ साथ इनके ऊपर एक्यूजेशंस जो हैं वो फ्री स्पीच के जुमरे में आती हैं कि क्यों चंद स्टांसेस ले रहे हैं इस तरह के, ये तो वीजा उनको नहीं दिया। और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उनको ये कहा कि आप पाकिस्तान वापस जाएं, वहां से अप्लाई करें। और अक्सर ऐसा होता भी है बाय लॉ कि आपको होम कंट्री से अप्लाई करना पड़ता है, बहुत कम केसेस में आपको कहीं ओवरसीज से वीजा मिलता है।
तो अरशद साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान तो वापस नहीं आ सकता। तो फिर उन्होंने ऐसे किसी मुल्क का इंतखाब करना था जहां पर विजिट वीजा हो, यानी कि ऑन अराइवल वीजा, आप पहुंचे और आपको वीजा दे दिया जाए। तो फिर उसमें चंद कंट्रीज आते हैं, कीनिया भी उसी में शामिल है। तो अरशद साहब कीनिया पहुंच गए और इसका किसी को नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू हिज ओन वाइफ, और जो उनकी एहलियां हैं वो भी यही कहती हैं कि मुझे तक मालूम नहीं था कि अरशद साहब किस मुल्क में मौजूद हैं, बस ये बताया कि मैं किसी अफ्रीकन कंट्री में हूं इस वक्त। तो अपने वेयर अबाउट्स किसी से शेयर नहीं किए, सिर्फ चंद दोस्तों को मालूम था जो बड़े क्लोज थे, उन्होंने भी इसको पब्लिक नहीं किया। और कीनिया के अंदर अरशद साहब तकरीबन 2 से 3 हफ्ते से मौजूद थे। ये भी एक खबर आप सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली गए थे, पहले यूके में थे, ऐसा नहीं है। ही नेवर वेंट टू यूके अगेन, और वो कीनिया में ही मौजूद थे, नैरोबी के आसपास, जहां पर कोई कस्बा है वहां पे रह रहे थे। उनकी वीडियोस के बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि वो उसी तरह का लैंडस्केप आ रहा है, वो कोई ब्रिटेन अपेरेंटली नहीं नजर आता आपको। तो खैर वहां पर वो ठहरे हुए थे, और होता इस तरह से है कि अब जो किलिंग किस तरह हुई और उसके अंदर क्या स्टांसेस सामने आ रहे हैं, जरा वो शेयर करते हैं आपसे। तो उसमें ये हुआ कि अरशद साहब एक बड़े चैनल के मालिक, जहां वो काम करते रहे हैं, जहां अरशद साहब ने रिसेंटली रिजाइन किया, जहां से उनके मालिक ने एक बंदे को अरेंज किया जो उनके जानने वाले थे कीनिया के अंदर, उनके घर पे ठहरे हुए थे अरशद साहब उनके रेफरेंस से, और जिनके पास रह रहे थे, जो होस्ट थे, वो 2 भाई थे आपस में। उनका एक भाई गाड़ी चला रहा था और अरशद साहब साथ बैठे हुए थे उस गाड़ी में। अच्छा, ये V8 गाड़ी थी, और इसके अलावा जो इसका नंबर था ना, वो MDJ और MDG, बड़ा मिलते जुलते 2 नंबर थे। अब इनमें से एक गाड़ी के बारे में कहा जा रहा था कि अब से कुछ देर पहले एक वारदात हुई है वहां पे, जहां एक गाड़ी छीनी गई है और एक बच्चे को अगवा किया गया। तो अरशद साहब की जो गाड़ी थी वो भी थोड़ी देर बाद वहां से गुजरी। एलिजिडली ये कहा जा रहा है, इसका सबूत अब तक कोई नहीं सामने आया कि कोई बच्चा अगवा हुआ था वहां से या नहीं हुआ था। मैंने भी कीनियन सहाफी से जब पूछा तो उसने कहा कि एक बंदे ने क्लेम किया था कि मेरी गाड़ी छीनी गई है, बस, और कुछ नहीं बताया। तो खैर गाड़ी जो बंदा था, खुरम नाम का, वो चला रहा था, अरशद साहब साथ बैठे हुए थे उसके। और हुआ ये कि तकरीबन रात 9 बजे का वक्त था कीनिया में, जब वो नैरोबी के पास एक कस्बा था, वहां से गुजर रहे थे और एक कच्ची सड़क आई वहां पे। तो उसको पार करते हुए कुछ पत्थर रखे हुए थे सामने। अब होता इस तरह से ये कि मैं और आप भी अगर किसी ऐसे इलाके में रात को जा रहे हो जहां लॉ एंड ऑर्डर इतना सिक्योर्ड नहीं है, जहां पर हमें मालूम है कि कोई बैंडिट्स भी हो सकते हैं, कोई हमारा वेयर अबाउट्स जान के लूट भी सकते हैं, हमें कोई वारदात भी हो सकती है, तो हम नहीं रोकेंगे गाड़ी को। तो वो एक चेक पोस्ट नहीं बनी हुई थी जो लोग बात कर रहे हैं, वो बैरियर्स नहीं पड़े हुए थे, छोटे पत्थर रोड के दरमियान में रख के रोड को बंद किया हुआ था, और आसपास कोई खास नजर भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने गाड़ी भगा दी एलिजिडली। अब इस पे भी 2 अकाउंट्स हैं पुलिस के, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो अरशद साहब ने ये देखा, उनके दोस्त ने भी ये देखा कि आगे पत्थर पड़े हुए हैं, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, शुबा जाहिर किया। तो जैसे ही गाड़ी उसको क्रॉस करती है और उस पर फायर किए जाते हैं, और ये कहना कि 2 फायर हुए हैं ये भी गलत है। तकरीबन 9 से 13 के दरमियान फायर हुए हैं, जिनकी पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं। 2 फायर पिछली स्क्रीन से किए जाते हैं, उनमें से एक इतनी प्रिसीजन से अरशद साहब के सर के पीछे लगता है आके, और वो आगे से क्रॉस कर जाता है, जो कि फेटल था उनके लिए। वैसे 2 गोलियां जो है वो 2 निशान है उनके जिस्म के ऊपर, और बाकी फायर जो है वो 5 एक तरफ लगते हैं दरवाजे पे, एक अगले टायर को लगता है। और इस अकाउंट से पुलिस ये बताती है कि उसके बाद में जब वो नहीं रुके तो हमें यही लगा था कि शायद जो गाड़ी जिसने बच्चे को अगवा किया है वही अरशद साहब की गाड़ी थी, उसके अंदर ही वो जो है ना वो अगवाकार मौजूद थे। तो भाई अगर बच्चा भी अंदर मौजूद था तो आप इस तरह फायर करेंगे गाड़ी के ऊपर? ये बच्चे को बाजियाब करवा रहे हैं या मारना था आपने? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आपने टायर में फायर क्यों नहीं किया? मतलब आपने पूरा बर्स्ट मार दिया कि आपने 9 से 13 के दरमियान गोलियां मार दी गाड़ी को, और आप उसको रोकना चाह रहे थे। तीसरा सवाल जो मैंने भी केनियन जर्नलिस्ट से पूछा, जिसका उसने जवाब नहीं दिया, वो यही था कि ड्राइवर पे फायर होता है किसी गाड़ी को रोकने के लिए, अगर आपने इंतहाई इकदाम भी उठाना हो, लेकिन ड्राइवर महफूज रहा। अरशद साहब के सर में स्नाइपर की तरह गोली मार दी आपने। So why was the driver unharmed, Cyrus? What do you think about that? Those are the questions we are raising. Why was the driver not harmed? ठीक है, और उसके बाद में होता यह है कि खैर कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि उनकी शनाख्त का मसला था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाया तो हमने फायर खोल दिया। तो उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर गाड़ी रुकी ही नहीं तो आपने शनाख्त कैसे मांग ली उनकी? उनका उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद में सबसे हैरानकुन चीज ये होती है कि उनकी बॉडी 78 किलोमीटर दूर एक अस्पताल से मिलती है, मॉर्चुरी से। 80 किलोमीटर का सफर कैसे हुआ ये भी किसी को कुछ मालूम नहीं है कि जो साइट थी, जो शूटिंग साइट थी, वहां से इतनी दूर वो कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया, कोई अकाउंट नहीं है इस बारे में।
और इसके साथ साथ ये भी नहीं मालूम कि जो उनके साथ बंदा था वो अब कहाँ पर है। पहले कहा गया गाड़ी उलट गई है, वो जख्मी हो गया है, लेकिन उसका भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा, ना वो बंदा सरफेस कर रहा है सामने, खुरम जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारे सवाल जो हैं बड़ा इजीली आपको बताते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पुलिस मुकाबला जाली था या असली था, क्योंकि जहां तक ये हकायक कहते हैं इसमें कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। ये सारा सेटअप लगता है, आपको स्टेज लगता है सारा, ठीक है। केनियन पुलिस के बारे में ये मशहूर है कि ये लोग पैसे लेके किसी को भी कत्ल कर देते हैं, और इनके डेथ स्क्वाड बने हुए हैं। अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, जिसमें कीनिया की पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो मतलब अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हम लोग इस तरह से कत्ल करते रहे हैं कि पैसे लिए किसी से और किसी को जाके मार दिया। तो they were targeted, identified and eliminated. We don't arrest. We never. We are sharpshooters. तो हम अरेस्ट वगैरह करते ही नहीं है, हम मारते हैं सीधा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर यही है कि वहां जो पुलिस है अगर वो किसी लॉ को एब्रोगेट भी करे, मैंने भी जब ये सवाल किया उस सहाफी से कि इन पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या होगा, उसने कहा कुछ नहीं होगा, कोई संगीन जुर्म इनका साबित नहीं होना, मैक्सिमम नौकरी चली जाएगी, ये होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में अगर जो रिस्पॉन्स है उसकी बात करें तो इमरान खान साहब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि उसको सिर्फ इसीलिए सजा मिली है कि वो सच बोल रहा था। यानी कि इमरान खान साहब उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं हुआ कि वो रुके नहीं गाड़ी में और पीछे से फायर खोल दिया आपने, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि अरशद साहब ने जो स्टांस ले रखा था, जो बयानिया अपनाया हुआ था, उसकी वजह से हुआ है। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है। इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। तो बेशक आपकी ओपिनियन है, आप करें, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी सियासत करने के जुमरे में आता है। फिर मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत ही शर्मनाक हरकत कर दी और उन्होंने ये किया कि अरशद साहब की डेड बॉडी के तस्वीर वाला एक ट्वीट रीट्वीट किया और ऊपर लिखा कि सबक हासिल करना है इससे आपने, क्योंकि उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि कलसूम नवाज की जब डेड बॉडी आई थी तो अरशद साहब उसको पार्सल कह रहे थे। जो भी था, उनकी एडिटोरियल जो अरशद साहब की ओपिनियन थी उससे मैं बहुत डिसएग्री करता था। आपको याद होगा उन्होंने पीटीएम के बारे में, पश्तून एक्टिविस्ट के बारे में, बलोच एक्टिविस्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, और ये भी कहा गया कि कुत्ते मार मुहिम थी कोई, और इसके अलावा और बहुत से जर्नलिस्ट पे जब हमले हुए तो उन्होंने बॉलीवुड की वीडियो शेयर की कि ये गोलियां जो इनको लगी हैं ये सारा ड्रामा है, सब 2 नंबरी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें अरशद साहब ने की जो सिविल लिबर्टीज को अंडरमाइन कर रही थी, जो कि जमहूरियत के खिलाफ थी, जो कि उन्हीं लोगों के हाथ ताकतवर कर रही थी जो अरशद साहब जिनसे थ्रेट महसूस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो बंदा उसकी डेथ हो गई है तो आप उसकी एडिटोरियल पॉलिसी पे बात करें, ना कि उसकी जो लाश है उसको रीट्वीट करके उसके ऊपर अपनी मर्जी के कैप्शन लेके लिखें कि इससे सबक हासिल करें। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है सारे माजरे के ऊपर, और कहा यह जा रहा है जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा इसके ऊपर, लेकिन ये आप जान लीजिए कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। साफी सलीम शहजाद की जो डेथ थी उसका क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं, 0। हामिद मीर कमीशन बना कि उन पे किसने फायरिंग की थी, क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं, 0। इसी तरह केनियन पुलिस की इंक्वायरी के अंडर आपको लगता है कोई शफाफ चीज सामने आ सकती है? जो वो रिपोर्ट्स देंगे जो पैसे लेके लोगों को मरवा देते हैं, वो बताएंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसका सिर्फ एक हल है कि यूएन का कमीशन बने और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वॉल्व हों और वो प्रोब करें इस मैटर को, क्योंकि जो केनियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन होगी उस पर बिलीव करना उतना ही मुश्किल है जितना शायद पाकिस्तान की सॉइल पे अगर ऐसे पहले क्राइम होते रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट्स थी उस तरह। तो इसीलिए ये आप जान लीजिए कि होना कुछ भी नहीं है, कोई फर्द सामने नहीं आएगा, किसी को सजा नहीं होगी और साथ साथ पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है। इस तरह के मर्डर्स हमेशा मिस्टीरियस रहते हैं। आपको याद होगा कि भुट्टो फैमिली की भी एक डेथ हुई थी फ्रांस के अंदर, और उसमें शाहनवाज भुट्टो जो थे वो अपने फ्लैट से मुर्दा मिले थे, जहर दिया गया था उनको, आज तक मालूम नहीं है क्या हुआ। और बहुत से ऐसे मर्डर्स हैं नहीं मालूम क्या हुआ उनका, लंबी लिस्ट है हुक्मरानों की पाकिस्तान के भी। तो ये भी उसी लिस्ट के अंदर एक और फाइल ऐड हो जाएगी और ये बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही सहाफियों की जितनी प्रोटेक्शन है आपको मालूम है, और पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट टू लिव इन एंड वर्क इन। 5वां सबसे खतरनाक तरीन मुल्क है सहाफियों के लिए काम करने के लिए, बेशक वो ओवरसीज रह रहे हो यहाँ रह रहे हो। तो इसीलिए ऐसे मुल्क में रह के ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे बड़ी ऑब्जेक्टिव इंक्वायरीज होंगी, कैफरे किरदार तक लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप इकट्ठे नहीं होते और सवाल नहीं करते
कि जुबान बंदी करना और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 आपको हक देता है उसके खिलाफ बात करना, बेशक अरशद साहब की किसी ओपिनियन से मैं पर्सनली एग्री नहीं करता था, बट दैट कैन नॉट टेक अवे हिज राइट टू स्पीक। और जो उनके साथ हुआ है उसको कंडेम करना चाहिए, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और यूएन के कमीशन का मुतालबा करना चाहिए ताकि उनकी फैमिली को, उनकी मदर को, जिनके घर में 3 जनाजे आए हैं रिसेंटली, एक बच्चा फौज में था उसकी डेथ हुई हादसाती, इसके अलावा एक वालिद साहब की डेथ हुई अरशद साहब के, और अब अरशद साहब की अपनी जो है वो डेड बॉडी उनको रिसीव करनी पड़ेगी। तो उनको इंसाफ मिले, इसको इंश्योर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये वीडियो खत्म हो गई और ये तो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया कि सारी वजूहत क्या है, सारा मामला सबके सामने है। भाई साहब जिनके खिलाफ वो बोलते थे उनको उन्होंने गेम बजाई है, सीधी सीधी बात है, इसमें बाकी दूसरी कोई राय है ही नहीं। सही बात है। वो हैरानी की ये बात है कि बंदा एक आम बंदा भी हो, अगर पुलिस उसको रोकती है तो क्या वो, अगर उसके रोकने पे नहीं रुकता तो वो क्या गोलियां चला देगी उसके? बिल्कुल नहीं। या तो पक्का पता हो कि भाई साहब ये मर्डर है या इस वांटेड की मेरी बात सुनो। ऐसे मतलब जो उन्होंने अब ये तो नहीं पता फायर कर दिया कि किसको लगेगा, सीधा जाके बंदे के सर में लगा फायर, ब्रेस्ट भी लगाया, 13-14 गोलियां भी चलाई। ड्राइवर महफूज है। भाई साहब एक दफा ऐसा वाकया हमारे साथ हो चुका है, वो ना हमारे गांव में बाहर जाके ना एक आती है, दूसरी एक पुल सी है, मतलब काफी उधर सुनसान रास्ता बन जाता है। तो रात को हमारे थे गाड़ी में, एक हमारे साथ भाई थे, सऊदी अरेबिया से आए थे, बाहर से आए थे, उनके पास काफी पैसे थे, तो शायद किसी ने खबर दी होगी कि भाई गाड़ी में फलां फलां गाड़ी है, तो वो आएंगे तो उनसे लूट लेना। मैं भी साथ में था और बाकी जो दूसरे थे वो भी साथ में थे। उन्होंने ये क्या किया, सामने जिस तरह ये वो पत्थर रखे हुए थे ना, उन्होंने भी इस तरह पत्थर रख दिए रास्ते में। वो ड्राइवर ने बस गाड़ी वो स्लो की और सामने से वो भाई पिस्टल लेके चारों तरफ घेर लिया उन लोगों ने। तो हमारे साथ 2-3 बच्चे भी थे, जिसकी वजह से हम भी खामोश रहे और उन्होंने लूटना शुरू किया। लेकिन वो उनकी बदकिस्मती कि वो जो पैसे ज्यादा थे वो बैग में थे, वो उनको मिले नहीं। जो हमारे पास वो जेब में थे पैसे, वो थोड़े थोड़े लिए, मुझसे फिर मोबाइल मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई मोबाइल तो नहीं दूंगा, तो मोबाइल की वजह से मैं जी सख्त लौंडा बन गया। मैंने कहा, वो मुझे काफी दबके लगा रहा था, दे मोबाइल इधर। मैंने कहा भाई मोबाइल मैंने नहीं देते, जो मर्जी कर ले। अच्छा। तो नहीं दिया मैंने मोबाइल। वो दूसरे तब तक ना वो सिम में निकाल रहे थे कि भाई हमें सिम में निकालने दो, मोबाइल ले लो। मैंने सिम भी नहीं निकाली, मोबाइल भी नहीं दिया, मैं भी सख्त लौंडा बन गया। मेरा वैसे वो कभी कभी होती है ना, हीरो पत्ती जागती है थोड़ी सी, मेरा दिल किया क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक करके खड़ा था पिस्टल। निकल रही थी ना, वो तो भाई दूर से ही बेचारे को पर जो भी करता है यकीन मानो वो उसका क्या भरोसा, तुम क्या पता कौन था किधर। वो बात सच है उनके साथ तो, लेकिन ये है कि एक होता है ना बंदे को खौफ होता है, वो मुझे कसम से नहीं था। मेरा दिल किया कि एक दफा मैं ना वो छीन लूं उससे, लेकिन मैंने छीना नहीं, वो मैंने मोबाइल नहीं दिया। लेकिन वो बच्चों की वजह से डर रहे थे शायद, क्योंकि जो दूसरे गाड़ी में थे बंदे वो भी भाई गांव के लड़के थे, वो स्ट्रॉन्ग थे। और वो जो लूटने वाले थे मैंने देखा कि वो बिल्कुल मतलब कमजोर से लग रहे थे, तो हाथापाई हो जाती क्योंकि उनके पास गन थी। हम भाई कोई निहत्ते थे, कोई कर तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने भाई पैसे ले लिए, मोबाइल हमने नहीं दिए। बाकी जो ये सीन था ये भी उसी तरह हुआ, क्योंकि भाई रास्ता ही ऐसा है कि सुनसान होगा, तो उन्होंने नहीं रोकी। उनको पता है कि भाई लूटने वाले ही होंगे। जो लोकल चेक पोस्ट के लिए वो सामने लगा बैरियर लगा होता है, सामने साफ लिखा होता है, या पुलिस जो है वो बिल्कुल सामने खड़ी होती है। वो चोर थे या पुलिस थी, और पुलिस हो तो भाई वो सामने वर्दी में खड़े होते हैं। भाई ये सारी की सारी गेम की है, यार वो पुलिस के साथ मिलकर ही गेम की गई। जो अफ्रीका का कंट्री है, उसे मजबूर किया गया वहाँ भेजने के लिए, उसे मजबूर किया गया प्लानिंग के टाइम। और जो बंदा भाई साहब वो मीडिया वाला जिसने उसको उधर रखवाया, उसका भी हाथ इसमें शामिल हो। बिल्कुल है, सारा कुछ बता सकता है वो। यार उसने अपनी बीवी को नहीं बताया। तो मीडिया में बैकवर्ड एरिया के अंदर रखा गया है, ये भी तो है ना। और फिर देखो जी डेड बॉडी कहाँ मिली, 80 किलोमीटर दूर।
भाई साहब इसकी गेम बजाएगी इनकी, और मैं तो भाई दुआ करूंगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और बाकी भाई इंसाफ होना चाहिए। तो ये कंट्री में तो फैसला सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे कानून भाई उनके हाथ में, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है भाई साहब। तो ये अगर बाहर में मामला चला जाए यूएन में तब जाके मामला हल हो सकता है। भाई उन्हें क्या जरूरत है, कौन उठाएगा वहाँ मुद्दे को। हाँ, लेकिन इससे भाई साहब ये है कि डर पैदा हो जाएगा। जो सच्चाई की बात करते हैं, पहले भी वाकया हो चुके हैं, कई जो साफी उनकी जान ली जा चुकी है, और ये खतरनाक है। किसी को वो सच्चाई बोलने की इजाजत नहीं होगी तो फिर क्या सच्चाई सामने आएगी? नहीं भाई मुजम्मल बता रहे थे ना, वो जो भुट्टो साहब के बेटे को जहर दिया गया। हाँ तो वो देखो ऐसे तो भाई साहब अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, ये अपनों की गिराया हुआ है। बाकी अब हालात ऐसे हैं कि क्या बताएं, हुकूमतें जब इस तरह अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाएगी अपनी गलतियां छुपाने के लिए, कितने मासूम लोगों की जान लेंगे ये लोग, कब ये हालात होगा सिस्टम। दरअसल तारक भाई हमारी जो अवाम है ना वो नहीं सुलझ रही। अगर वो सुलझ जाए या वो इस तरह की हकीकत को जान पहचान कर लेंगे तो फिर अब सबको पता है, फिर भी खामोशी। एक आधा बंदा सच बोलता है उसको कुछ मानने वाले नहीं है, और जो सच बोलता है वो कड़वा लगता है। वो कुछ होता है ना, वो कुछ होते हैं। एक बंदा आवाज अगर उठाता है तो उसके दोस्त रिश्तेदार बोलेंगे भाई तुझे क्या पड़ी है, तू अपनी जान अपना हिस्सा खा रहा है ना, अपना हिस्सा ले रहा है ना, ये भी अपनी जान बचा। तू इस तरह का काम में भी पड़ी ना, इस तरह का बोल देते हैं, भी दबा देते। जो सच्चाई है ना, और रिश्तेदार जो नजदीक के करीब है ना वही बोलते हैं भाई पाकिस्तान इधर आप कुछ बोलेंगे तो आपके लिए ना वो खतरनाक, बहुत बुरा हुआ। वो मुजम्मल भाई ने कंक्लूजन तो नहीं निकाला, लेकिन सारा कुछ समझा अच्छे से दिया भाई साहब किसने किया, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और इसी में बात रहे तो वो अच्छा है। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।